Dear students, in last lecture we studied about economic botany. Now we are going on the second part of biology, zoology, in which first lesson 22, digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की जो फिटनेस होती है, एनर्जी होती है, वो सारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिपेंड करती है. तो वन क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड दैट व्हाट इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है. तो डाइजेशन होता है कि जो भोजन होते हैं उसके जटिल और अविसरणशील अणुओं का एंजाइम द्वारा सरल विसरणशील अणुओं में परिवर्तित होने की क्रिया को डाइजेशन कहते हैं. यानी कोई बड़े जो अणु हैं वो छोटे अणुओं के अंदर टूट जाते हैं. Digestion is a process in which complex molecule of food convert into simplest molecule of food by the help of enzyme known as digestion. तो भाई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो उसका डाइजेशन इतना आसान नहीं होता, तो उसको सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना पड़ता है. इसके लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में और उसका डाइजेशन बड़ी आसानी से हो जाता है. सेकंड क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज द स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन का एक स्पेसिफिक ऑर्गन क्या होता है. तो स्पेसिफिक ऑर्गन होता है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नलिका. एलिमेंट्री कैनाल या आहार नलिका ये मेन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है. अब ये कहाँ से कहाँ तक खुला हुआ होता है. तो ये यहाँ से है, ये माउथ, अंदर बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, लिवर होगा, इंटेस्टाइन के बाद में आएगा रेक्टम, एनस. तो यूं कहें कि जो मलाशय, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है या भोजन नलिका होती है, यह माउथ से स्टार्ट होती है यानी मुख से प्रारंभ होती है और एनस यानी गुदा तक समाप्त होती है. मुख से प्रारंभ होती है और गुदा तक समाप्त होती है. और किसका काम करती है. डाइजेशन का काम करती है. तो डाइजेशन 2 टाइप का होता है. एक तो इंटरसेलुलर डाइजेशन, अंतः कोशिकीय पाचन, यानी कि इसमें जो जितना भी डाइजेशन होता है वो एकमात्र सिंगल कोशिका के अंदर या सिंगल सेल के अंदर होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम. दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बाह्य कोशिकीय पाचन. इसमें डाइजेशन एक सेल में नहीं होता बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम में होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम. तो मुख से लेकर के गुदा तक अर्थात माउथ टू एनस में इसका डाइजेशन होता है. अब यूं कहें कि भाई डाइजेशन किसका होगा, तो भाई सीधी सी बात होती है, डाइजेशन तो फूड का ही होगा. तो ऐसे कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं एंड के कौन कौन से जो तत्व हैं जो सबसे ज्यादा काम में होते हैं. तो हमारे फूड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं. कितने पार्ट में. 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, विटामिन्स और मिनरल्स, जिसको कहते हैं खनिज तत्व. तो 6 भागों में डिवाइड करते हैं. इन पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक पार्ट और दूसरा इनऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक. ऑर्गेनिक या कार्बनिक पार्ट जो होता है वो होता है प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट. और इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक जो पदार्थ होता है वो होता है मिनरल्स और वाटर. जितने भी मिनरल्स होते हैं सारे इसमें इनऑर्गेनिक होते हैं. जैसा कि आपने बॉटनी में भी पढ़ा था, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं. एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे Fe, Zn, Mn, Co, Ni एंड निकल एक्सेट्रा. और मैक्रो एलिमेंट या बृहद पोषक तत्व होते हैं Na यानी सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा. ये अलग अलग होते हैं जो हमारे लिए काम होते हैं. इन सभी का जो डाइजेशन होता है
हमारे एक सिस्टम में होता है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और इसके डाइजेशन से कैलोरी, जो एनर्जी के रूप में कैलोरी प्रोड्यूस होती है। देखा जाए तो 1 ग्राम यानी कि यूं कहें कि 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्राप्त होती है। फैट से देखें तो 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम प्राप्त होती है। प्रोटीन से 5.15 किलो कैलोरी पर ग्राम प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं जो प्रोटीन्स होता है हमारी मसल्स का फॉर्मेशन करता है, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के जैसे सेल मेम्ब्रेन और अदर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसे संरचनात्मक तत्व या स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहते हैं। अब बात यह आता है कि भाई एलिमेंट्री कैनाल या पाचन तंत्र है, उसको किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्या क्या इनके नाम होते हैं। तो सबसे पहला होता है मुख, माउथ। लिप्स के बीच में एक दरार रूपी संरचना पाई जाती है, इसको हम माउथ कहते हैं। दरार रूपी, ये बीच वाला पार्ट होता है, दरार रूपी संरचना पाई जाती है, इसको माउथ कहते हैं। माउथ अंदर की ओर एक खाली पार्ट्स में खुलता है, जिसको बकल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। बकल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। अब सेकंड है बकल कैविटी या मुख गुहा। मुख के अंदर की ओर पाए जाने वाले जो स्थान को बकल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। यहाँ जो ऊपर की ओर इसकी छत होती है, इसको तालु या पैलेट कहते हैं। तो पैलेट 2 टाइप का होता है, सॉफ्ट तालु एंड हार्ड तालु, यानी सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। यहाँ आगे की ओर जो पैलेट स्थित होता है वो थोड़ा ठोस होता है, इसको ठोस पैलेट कहते हैं। और इसके पीछे की ओर जो पैलेट स्थित होता है, इसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। इसमें टीथ पाए जाते हैं, और टीथ के बीच में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम हमारी टंग या जीभ कहते हैं। ये टंग या जीभ जो होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये टंग है, इसके 3 भाग हैं। ये तो फर्स्ट भाग जो है आगे का भाग है, ये साइड का पार्ट है, ये बीच का पार्ट है, और ये पीछे का पार्ट है। ठीक है, तो आगे का पार्ट है, ये किनारों वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, और ये सबसे पीछे का पार्ट है। तो क्या ये अलग अलग काम करते हैं? देखो, इसमें टेस्ट बड या स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो हमारे अलग अलग स्वाद का हमें या टेस्ट का हमें ज्ञान कराती है। सबसे पहला देखें कि जो अग्रभाग होता है, ये अग्रभाग स्वीट अर्थात मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। तो हमारा जो मीठा स्वाद होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जो हमारी जिह्वा या टंग होती है, उसके अग्रभाग से प्राप्त होता है। उसके बाद में सेकंड होता है लैटरल पार्ट, जो पार्श्व में स्थित है। इस पार्श्व में स्थित भाग से हमें कड़वा स्वाद का ज्ञान होता है। कहते हैं कड़वा यानी बिटर स्वाद होता है। मध्य भाग से, बीच वाले भाग से नमकीन, और सबसे पीछे वाले भाग होता है ये, इससे खट्टे स्वाद का ज्ञान होता है। तो इससे मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा सभी प्रकार के स्वाद का ज्ञान होता है। तो यूं कहते हैं कि भाई क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो हमारी जो टंग है या जीवा है वो टेस्ट का ज्ञान कैसे करवाती है? तो इस पर स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड पाई जाती है। अग्रभाग जो होता है, इसका आगे का भाग वो मीठे के लिए, पार्श्व भाग कड़वे के लिए, मध्य भाग नमकीन के लिए, और पार्श्व भाग खट्टे के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो डाइजेशन होता है वो होता है दांत या टीथ। तो टीथ इज अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर डाइजेशन। हियर द मैकेनिकल डाइजेशन कंप्लीटेड। तो डाइजेशन 2 प्रकार का होगा। एक तो मैकेनिकल डाइजेशन, जो जब हम चबाते हैं वहीं से प्रारंभ हो जाता है, और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन, जो स्टमक में आने के बाद में प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले दांत को देखें। दांत होते हैं मनुष्य के दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं।
तो दोनों यानी इधर के और इधर के दो जबड़े हैं, ऊपर और नीचे के, इनमें दो दांत पाए जाते हैं। हमारे दांत में स्पेशलिटी होती है, यह गर्क दंती या थिक और डॉन टाइप के होते हैं। गर्क दंती का मतलब ये होता है हमारे गम्स होते हैं, जबड़े होते हैं, इनमें छेद पाया जाता है। इस छेद या गड्ढे के अंदर दांत धसे हुए होते हैं। दूसरा होता है द्विबार दंती, ठीक है, डायडाल्फस। द्विबार दंती, इसमें हमारे दांत दो बार आते हैं। एक तो होते हैं मिल्की टीथ, जो बचपन में आते हैं, कुछ समय कुछ सालों तक रहते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं और उनके स्थान पर नए दांत आते हैं। फिर अस्थायी दांत होते हैं, वो होते हैं मिल्की टीथ या दूध के दांत भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट टाइप है दांत का विषम दंती, हेटेरोडोंट। हमारे सारे दांत बराबर नहीं होते, आगे के यहाँ पे यानी कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, चार टाइप के दांत होते हैं, इसीलिए इसे विषम दंती कहा जाता है। तो दांत कितने हैं? 4 टाइप के दांत हैं। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 टाइप के टीथ हैं। यदि इसका डेंटल फॉर्मूला देखें तो ये होता है ये हमारा एक डेंटल फॉर्मूला होता है। इंसीजर कितने होते हैं? अपर होते हैं, ये होता है 2, लोअर 2, कितने हो गए? 4। कैनाइन 1 यानी 2 टोटल कैनाइन। प्रीमोलर 2 और 2 4 हो गए, मोलर 3 और 3 6 हो गए। ये ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं, ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं, डबल होते हैं, इसीलिए को 2 से मल्टीप्लाई करा टोटल 32 टीथ होते हैं। यहां पर एक चीज बहुत कॉमन होती है, जो थर्ड पेयर ऑफ मोलर टीथ होता है, मोलर टीथ का तीसरा जोड़ा होता है, उसको हम विजडम टीथ या अक्लदार भी कहा जाता है। ये 20 साल के बाद, या यूं कहें कि 25 की एज के बाद में ही डेवलप होता है। सबसे पहली बात करें इंसाइजर, जो इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये आगे की ओर स्थित होते हैं, तो ये इंसिजर कहलाते हैं। ये किसी चीज को तोड़ने में मदद करते हैं, यानी कि काटने में मदद करते हैं। और काट, जैसे एप्पल है, आप सामने से काटते हैं तो उसको काटने में मदद करते हैं। इंसिजर जो होते हैं, कुछ जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें इंसिजर लगातार ग्रोथ करते जाते हैं, जैसे हाथी, एलिफेंट के आगे के दांत देखे होंगे आपने, बड़े होते हैं, ये इंसिजर कहलाते हैं। चूहा या रैट, खरगोश, रैबिट, इनके अंदर जो इंसिजर होते हैं लगातार ग्रोथ करते जाते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है, यदि चूहे में या रैट में इंसिजर घिसे नहीं, कुतरने की होती है, कुतरने के कारण घिसते चले जाते हैं, यदि कुतरने की हैबिट बंद हो जाए और ये इंसिजर घिसे नहीं तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में इंसिजर ऐसे ग्रोथ करेंगे, ऐसे ग्रोथ करेंगे और एक दूसरे में फंस जाएंगे। फंस जाने के कारण जो चूहा है या खरगोश है वो अपना मुंह नहीं खोल पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इंसिजर कुछ में लगातार ग्रोथ करते हैं, उनमें कुतरने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण जो है टीथ लगातार ग्रोथ करते करते एक दूसरे में नहीं फंसते, क्योंकि वो कुतरने से घिस घिस करके टूट जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो टीथ फंस जाएंगे और वो उसकी डेथ हो जाएगी। सेकंड आता है कैनाइन। ये जो हमारे इधर दांत होते हैं, ऊपर 1 और नीचे 1, इधर 1 तो कैनाइन दांत होते हैं। ये कैनाइन जो होते हैं चीरने फाड़ने का काम करते हैं। शेर में आपने देखा होगा, जितने भी कार्निवर्स हैं, मांसाहारी है, इनमें देखा होगा कि ये दो दांत होते हैं, काफी लंबे होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। वो शिकार में करने के उसके काम में आते हैं, यानी फाड़ने के, चीरने के उसके अंदर काम में आते हैं। फिर है प्रीमोलर, 2 अपर में होते हैं, 2 लोअर में होते हैं। प्रीमोलर आपने तो कहा चबाने में या च्युइंग करने के काम में आता है। फिर लास्ट है मोलर। 3 पेयर of molars are present in each part of the jaws.
इसमें से जो थर्ड पेयर ऑफ मोलर होगा उसको हम कहेंगे विजडम टीथ या अकलदाढ़ उसको कहा जाता है। ये अकलदाढ़ जो होती है ये अबाउट 20 to 25 के एज के अंदर ये आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि अकलदाढ़ या विजडम टीथ किसे कहते हैं। तो थर्ड पेयर ऑफ मोलर टीथ नोन एज विजडम टीथ और अकलदाढ़। अब दांत की स्ट्रक्चर क्या होती है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ? तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये हमारे दांत की एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। दांत में आप सभी देखते हैं ऊपर एक वाइट रंग का चमकीला सा पदार्थ पाया जाता है जिसको इनामल कहते हैं। यह इनामल सबसे कठोर पदार्थ होता है और दांत को कठोरता या हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। इसके नीचे एक बोन्स पाई जाते हैं जिसको डेंटिन या दंत अस्थि कहते हैं, डेंटिन कहा जाता है। ये जो हमारे दांत होता है या टीथ होता है उसकी बोन्स है। नीचे की ओर एक कैविटी पाई जाती है जिसको पल्प कैविटी कहते हैं। इस पल्प कैविटी में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती है जो दांतों को ब्लड सप्लाई करने का काम में करती है, ये हमारे गम्स हैं। अगर इसको देखें तो ये 3 पार्ट हो गए। तो ये एपेक्स पार्ट यानी शीर्ष भाग, ये नेक पार्ट जिसको मिड पार्ट भी कहते हैं और ये कहलाता है रूट। तो 3 पार्ट्स में सबसे पहले बात करें एपेक्स पार्ट, इसको क्राउन भी कहा जाता है। ये एक चमकीली स्ट्रक्चर से निर्मित होता है जिसको इनामल कहते हैं। और यह इनामल जो होता है एक कठोर सब्सटेंस होता है, कठोर पदार्थ होता है जो दांतों को कठोरता प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में नीचे की ओर देखें, इनामल के नीचे की ओर एक बोन पाई जाती है जिसे टीथ बोन या डेंटिन कहते हैं। इसमें सेल्स पाई जाती है। ये सेल्स जो होती हैं जो हमारे टीथ के फॉर्मेशन का काम करती हैं। यहाँ पे नेक एक छोटा सा पार्ट होता है नेक, ये वो स्थान होता है जहां से टीथ जो होता है गम्स में या मसूड़ों में एंटर करता है। यहां पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको कहते हैं सीमेंट। सीमेंट क्या काम करती है? कठोरता देने का काम करती है। तो ये हमारे जो दांत हैं ये मसूड़े के अंदर चिपके हुए हैं कठोरता से। तो ये क्यों चिपके हुए हैं? ये इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि इसके अंदर सीमेंट पाया जाता है। ये इसको दांतों को चिपकाए रखने में सहायक होता है। फिर होता है रूट या जड़, ये दांतों का इंटरनल पार्ट होता है। इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स दांत को ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे में दांत में कीड़ा लगता है तो कुछ सालों तक कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो कीड़ा जैसे ही अंदर जाता हुआ पल्प कैविटी को टच करता है वैसे हमारा बहुत सनसनाहट या तेज दर्द उत्पन्न होता है और हमें वो दांत निकलवाना ही पड़ता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, जो हमारे टीथ की स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एपेक्स पार्ट, नेक पार्ट एंड रूट पार्ट। फर्स्ट है एपेक्स पार्ट या शीर्ष भाग। ये दांत का वह भाग होता है जो गम से बाहर की ओर स्थित होता है। इसमें एक ब्राइट और वाइट कलर्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको इनेमल कहते हैं। यह इनेमल दांत का एक बहुत कठोर पार्ट होता है जो दांतों को कठोरता प्रदान करता है। इसके नीचे की ओर एक बोन पाई जाती है जिसको डेंटिन कहते हैं। इसके नीचे की ओर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको सीमेंट कहते हैं। यह सीमेंट दांत को गम से चिपकाने रखने का काम करता है। ठीक है, नेक, ये एक छोटा सा पार्ट होता है जहां से दांत जो होता है गम्स के अंदर या मसूड़ों में एंटर करता है। विद रूट, ये दांत का इंटरनल पार्ट होता है जिसमें कैविटी पाई जाती है जिसको हम पल्प कैविटी कहते हैं। इस पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स पाई जाती है और ये पूरे दांत को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन जो पहले डिस्कस किया हमने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट तो है डेंटल फॉर्मूला।
सेकंड है विजडम टीथ, और थर्ड है यदि चूहे में जो इंसीजर होते हैं वो लगातार ग्रोथ करते रहे, यानी चूहा कुतरना बंद कर दे, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में इसके इंसीजर ग्रोथ करते हुए फंस जाएंगे और उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट जो पार्ट आता है फेरिंग्स, बकल कैविटी से जो नीचे की ओर ये पार्ट आता है, ये पार्ट कहलाता है फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स जो होता है बकल कैविटी से पीछे का भाग होता है, जिसको फेरिंग्स कहते हैं। इस फेरिंग्स में दो छेद पाए जाते हैं, इस तरह से होते हैं। इसमें ये तो है गैलेट और ये है ग्लॉटिस, और यहां पे एक इस तरह से ढक्कन के जैसे स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरिंग्स के अंदर दो छेद पाए जाते हैं। एक छेद को कहते हैं ग्लॉटिस, यह हमारी ट्रेकिया या श्वास नली में जाके खुलता है, और दूसरे को कहते हैं गैलेट, जो हमारे फूड पाइप या भोजन नली में जाकर के खुलता है। अब ये दोनों बिल्कुल पास पास होते हैं। अब जब हम भोजन करते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फूड पाइप की जगह वो ट्रेकिया के अंदर चला जाए, पर ऐसा तो नहीं होता है। इसके लिए एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, फेरिंग्स बकल कैविटी के पीछे का पार्ट होता है। यहां पर ग्लॉटिस एंड गैलेट दो छिद्र पाए जाते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन के समान स्ट्रक्चर होती है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। फर्स्ट है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो है वो फेरिंग्स के नीचे की ओर जो ट्रेकिया पाया जाता है उसके ऊपर ये स्थित होता है, और ये ओपनिंग होती है जिसकी ट्रेकिया या श्वास नली की ओपनिंग होती है। सेकेंड है एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। यह एपिग्लॉटिस एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है। जैसे हम भोजन को निगलते हैं, जैसे यहाँ से भोजन को निगलते हैं तो ये बंद हो जाता है, तो फूड जो होता है ट्रेकिया में ना जा करके कहाँ चल जाता है? फूड पाइप में चल जाता है, फिर ये खुल जाता है, सांस आ जाता है, फिर भोजन हम निकलते हैं, फिर ये बंद हो जाता है। इस तरह से काम करता है। तो ये एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है जो फूड को डाइवर्ट करने का काम करता है। जब हम फूड को निगलते हैं तो इसको ट्रेकिया में जाने से रोकता है और फूड को फूड पाइप या भोजन नली में जाने देता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जल्दबाजी में खाना खाने से या किसी भी कारण से ध्यान ना होने पर खाना हमारा कभी कभी जो एपिग्लॉटिस होता है वो इस तरह से काम करता है, कभी कभी वो ढंग से काम नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा दाना जो हमारे ट्रेकिया के अंदर चला जाता है और हमसे जोर से खांसी आती है, एक तरीके की खांसी आती है। और यदि वो फूड का दाना ट्रेकिया से बाहर नहीं निकले तो बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है, विकट कंडीशन हो जाती है। इसमें ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, इवन डेथ, किसी व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, एपिग्लॉटिस क्या है? ट्रैफिक पुलिसमैन है। क्यों? फूड को डाइवर्ट करने का काम करता है, फूड को गैलेट में जाने से रोकता है, गैलेट में जाना, ये फूड को ग्लॉटिस में जाने से रोकता है, यानी जो ट्रेकिया में जाने से रोकता है। सीधी सी बात कहें, एपिग्लॉटिस एक ढक्कन के समान संरचना होती है जो ग्लॉटिस के ऊपर पाई जाती है। ये ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करती है और फूड को डाइवर्ट करने का काम करती है, अर्थात ये फूड को फूड पाइप में जाने देती है परंतु ट्रेकिया में नहीं जाने देती। यदि किसी कारणवश इसकी मैकेनिज्म में थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो ऐसी कंडीशन में फूड थोड़ा सा जो ट्रेकिया में चले जाता है और खांसी उत्पन्न होती है। यदि ये ज़्यादा देर के लिए हो जाए तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एपिग्लॉटिस and what is the function of epiglottis? So it is very important question for you that what is the epiglottis. In next lecture
वी स्टडी अबाउट आवर स्टमक या आमाशय, स्टमक या आमाशय में पढ़ेंगे कि 3 पार्ट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, ये गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती है, क्या इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, और उसके आगे जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर नोट्स के अंदर मैं आपको भेज दूंगा, उसको आसानी से आप पढ़ना समझना, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ zoology, that what is the digestive system, what is the function of digestive system, how many organs are involved in digestive system, कितने organs होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं, क्या काम करते हैं, what is the mechanism of digestion, we study about it in next lecture. Thank you.